जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वैसे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने जो है इकोनॉमिक्स की क्लास पर। और इकोनॉमिक्स की क्लास में जो है हम लोग क्या देख रहे थे। हम लोग जो चैप्टर नंबर सेकंड देख रहे थे, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर सेकंड में हम लोग का जो है जो ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड में हम लोग का जो लेक्चर है, जो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, तो भारतीय व्यवस्था का जो है इसका नाम है 1950 से लेकर 1990 तक। यानी जो है हम लोग भारत को क्या देख रहे थे, तो 1950 से लेकर के 1990 तक जो भी घटनाएं हुई हैं भारत में, उसी को हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, 1950 से लेकर 1990 तक। उसमें हम लोग जो है सब्सिडी देख चुके थे, तो सब्सिडी के बाद हम लोग को देखना था लेकिन हमारे भारत में और क्या बातें हो रही थी, ठीक है, और क्षेत्रों का क्या हाल था। ठीक है, देखिए, इस सहायकी पर बहस मैंने आपको जो है इसके पहले वाले वीडियो में समझा दिया है। तो यहाँ से हम लोग को देखना है आखिर जो है उद्योग और व्यापार का क्या हालत था हमारे देश में। ठीक है, इसको देखते हैं। अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया है कि निर्धन राष्ट्र अर्थशास्त्रियों ने ऐसा क्या पाया है, तो निर्धन जो राष्ट्र, ठीक है ना, एक सेकंड। निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं। उद्योग क्या करते हैं, तो रोजगार उपलब्ध कराते हैं, और ये कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, जैसा पता है कि जो उद्योग होते हैं ना, उसमें उद्योग में आपको सबसे अधिक जो है क्या मिलेगा। देखिए, जो इंडस्ट्रियां होती हैं, इंडस्ट्रियों में आपको जो है कृषि की अपेक्षा ज़्यादा रोजगार प्राप्त होगा। ठीक है ना। और अधिक स्थायी भी होते हैं। कृषि में आप रोजगार करेंगे तो हो सकता है कि जो आपको 2 महीने काम मिले, 3 महीने काम मिले, लेकिन आपको साल भर काम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है उद्योग में काम करते हैं तो आपको काम क्या होगा, साल भर प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है ना। इनसे आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया था। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे, जैसे मैंने आपको बताया है। अधिकांश उद्योग जो है सूती वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित होते थे। जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा व इस्पात की सुप्रबंधित फर्में थीं। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी जिसमें विविध प्रकार के उद्योग। अब देखिए, हम लोग का जो औद्योगिक सिस्टम है, ठीक है ना, तो इसमें कई सारे जो है प्रस्ताव आते हैं, कई सारे बदलाव होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग को जो है फाइनली बदलाव कब मिलता है, तो 1991 में। ठीक है ना, कितने में, 1991 में। जब 1990 में हम लोग की जब आर्थिक मंदी से गुजर रहे थे, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या होता है, तो जब हम लोग फॉरेन, जब आईएमएफ होती है, वहाँ से जब हम लोग को 7 बिलियन जो डॉलर मिलता है, ठीक है, तो उसके बाद से हम लोग में धीरे धीरे क्या देखने को मिलेगा, तो विकास मिलेगा। और जो नई नई जो नीतियाँ आई भारत का, और जो भारत का जो उद्देश्य था क्या था, तो जो है समाजवादी, उसको हटा करके मिश्रित जो है कंप्लीटली मिश्रित किया गया। और इसमें जो झुकाव है, ठीक है ना, जो झुकाव है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर दिया गया, जिससे जो है उद्योगों का विकास हो चुका। और जो है, और जो क्या करती थी सरकार, तो लाइसेंसी व्यवस्था लगाती थी। तो उस लाइसेंसी व्यवस्था के कारण बहुत सारी जो है रुकावटें आती थी। तो इन बातों को भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इन्हीं को अगर यही पूरा अगर आप चैप्टर समझते हैं तो इन बातों को आप समझ जाएंगे। ठीक है ना, कि भारत का जो औद्योगिक जो क्षेत्र है, पूरा औद्योगिक जो नीतियाँ हैं, आपकी यूपीएससी में भी कई बार पूछा हुआ है, पिछली क्लास में भी पिछले पेपर में क्या पूछा हुआ था, तो औद्योगिक पर जो है क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दो क्षेत्र होते हैं। एक जो होता है पब्लिक सेक्टर होता है, और दूसरा निजी क्षेत्र होता है। हमारे नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। जब हमारे जब देश में जो है संविधान बन रहा था, जब उद्योगों के लिए बात चल रही थी, तो एक कहीं ना कहीं मन में डाउट था कि जो निजी क्षेत्र है उसके लिए क्या होना चाहिए, और जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें जो है क्या क्या होना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्यमों उद्यमों में, ठीक है, निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी। अब आज क्या है, आज जो है अगर आप जो भारतीय जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं, इनको अगर आप कोई सेक्टर दे दें, जैसे मान लीजिए एक सेक्टर में कोई कोई कंपनी, मतलब कोई क्षेत्र दे दीजिए, बैंकिंग क्षेत्र दे दीजिए, जैसे कि अभी हाल ही में आपको क्या देखने को मिला है,
तो बहुत सारी जॉब में आपको नहीं मिला है कि मतलब इसमें कंपनियां आ चुकी हैं, तो जो कंपनी वाला जो क्षेत्र है अगर आप जो है उससे अगर पहले दे देते तो ये दिवालिया कर देती। इनके पास खुद ही पूंजी नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज कंपनी के पास पर्याप्त पूंजी है, वो कोई भी उद्योग शुरू कर सकते हैं, ठीक है, और उसको आगे बढ़ा सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था हमारे देश में। जो है आज जो आपको देखने को मिलता है, इतनी बड़ी बड़ी बाजार है भारत में, हर चीज़ का खपत हो जाता है, तो बाजार भी भारत में उपलब्ध नहीं था जिसमें उद्योगपतियों को मुख्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। मतलब देखिए, अब भाई किसी भी उद्योगपति को प्रोत्साहन कब मिलेगा, जब जो बिजनेसमैन को पता चले कि बाजार है, मतलब बहुत बड़ी बाजार है। तो भारत में आज के समय में तो भाई हम लोग सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं, जनसंख्या में भी नंबर 1 है, ठीक है ना। तो क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, तो जो है हम लोग एक बहुत बड़े बाजार के रूप में देखे जाते हैं। यद्यपि उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी। इन्हीं कारणों से सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकारी अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सरकार मतलब निर्णय क्या लेती है कि जो है भारी उद्योग, जैसे कि भारी उद्योग मतलब कोयला हो गया, आपका बिजली हो गया, ऊर्जा क्षेत्र हो गया, ये सब किस में आते हैं, तो भारी उद्योग में आते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। तो जो भारी उद्योग है, सरकार क्या निर्णय लेती है कि भारी उद्योग पर जो किसका नियंत्रण होगा, सरकार का। तो आपको पता होगा कि पहले जो है कोयलरी में जॉब लगती थी, क्या लगती थी, कोयलरी में। और वो जो है कोयलरी में, क्योंकि भाई कोयल उसमें क्या थी, सरकारी हुआ करती थी। आजकल तो इसमें लिमिटेड कंपनियां आ चुकी हैं, इसमें बहुत सारी, ठीक है ना, वो अपना काम कर रही हैं ठेके पर लेकर। तो आज कंपनियां सक्षम है, वो लेकर काम करा सकती हैं, उनके पास पूंजी है, उनको भी फायदा होगा और सरकार को भी होगा, और जो है कई लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा। बातें समझ रहे होंगे, आशा है। नहीं होगा तो आप डाउट जो अगर आपको है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, अगर आप घबराएंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे, ठीक ना। समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर क्या करती है सरकार, सरकार निर्णय लेती है कि मैं क्या करूंगी, तो जो है भारी उद्योगों पर नियंत्रण करूंगी, यानी जो है सरकारी करूंगी। इसका मतलब क्या होगा, तो भाई जो सरकार चाहती थी कि मैं क्या करूं, तो समाजवाद की विचारधारा जो है लागू कर पाऊं, यानी कि जो है अधिक से अधिक लोगों तक क्या करना है मुझे, तो पहुंचाना है लाभ, ठीक है ना। इसका अर्थ यह था कि सरकार उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगी, यानी पूरा का पूरा क्या करेगी, वो पूरा का पूरा उसे सरकारी रखेगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे उस समय के हिसाब से। निजी क्षेत्र की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों के अनुपूरक होंगी और सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएगा। अब देखिए उसी में जो एक प्रस्ताव आता है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के सरकार के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को लाया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। द्वितीय योजना में, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिन पर सरकार का अनन्य स्वामित्व था। दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर जो है कार्य करने का प्रयास कर सकते थे, परंतु जिनमें नई इकाइयों के शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होती थी। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। देखिए सरकार क्या करती है कि जब 1956 की जब औद्योगिक नीति लेकर आती है, ठीक है, क्या करती है, तो 1956 की जो औद्योगिक नीति है, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। तो देखिए कैटेगरी सी तो आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा कि जो तीसरे वर्ग में क्या है, तो निजी क्षेत्र शामिल है, यानी इसमें कौन काम करेगा, डायरेक्टली इसमें प्राइवेट सेक्टर वाले लोग काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जो बी वाला जो क्षेत्र, जो ई वाला क्षेत्र है, इसको समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या किया गया, 3 वर्ग को विभाजित किया। प्रथम वर्ग में जो है, और जो सरकार का, देखिए इसमें ए में कौन शामिल है, जिसमें जो है सरकार का जो क्या है, इसमें 100% क्या है, इसमें देखिए इसमें 100% क्या कर रही है, सरकार की भूमिका है, यानी ये जिसमें जितने सारे जो क्षेत्र होंगे सब सरकारी है, जॉब मिलेगा सब कुछ सरकारी रहेगा। बी में क्या है, तो सार्वजनिक, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, प्लस निजी क्षेत्र मिलकर के जो बी वाला काम कर रहे हैं, जो 20 श्रेणी। और सी क्षेत्र क्या है, तो कंप्लीटली सी क्षेत्र जो है कंप्लीटली क्या है, तो निजी लोगों के लिए, ठीक है ना, यानी जो है सीधे बिजनेसमैन के लिए। आगे देखते हैं। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया, यानी इन उद्योगों को क्या किया गया,
तो राज्य के नियंत्रण में रखा गया, किसके माध्यम से, तो लाइसेंस के माध्यम से, ठीक है ना। नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लिया जाता था, ठीक है। आपको भी पता होगा कि भाई कुछ समय पहले लाइसेंसी व्यवस्था जो थी भारत में बहुत अग्रणी थी, और आपको हर चीज़ के लिए लाइसेंस बनवाने की आवश्यकता होती थी। मतलब इसका क्या हुआ कि आपको छोटे उद्योग भी खोलने हैं, छोटा काम भी करना है, तो आपको जो है लाइसेंस बनवानी पड़ेगी। तो ठीक है, यही बात अभी यहाँ तक चल रही है। अभी हम लोग 1956 की औद्योगिक नीति पढ़ रहे हैं, 1991 की भी औद्योगिक नीति पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस नीति का प्रयोग जो है पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। इसका प्रयोग क्या किया गया, जो है सरकार, भाई जब जाहिर सी बात है सरकारी है तो क्या होगा, तो इसको उन क्षेत्रों में लगाया गया जहाँ पर लोग पिछड़े हैं, जहाँ पर जो है अभी उतना जो क्षेत्र है क्या है, तो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है, आगे नहीं जा पा रहा है, तो वहाँ पर इसको लगाने की प्रयास किया गया। तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। अब देखिए क्या किया गया कि कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई ए नामक कंपनी है, ठीक है। अगर ए नामक कंपनी, देखिए क्या बात क्या है, देखिए ए नामक कंपनी है, ठीक है, और 1 और 2 दो शहर हैं। ये जो शहर है काफ़ी डेवलप है, यहाँ पर लोग भी ज़्यादा हैं, और ये आर्थिक रूप से क्या है, मजबूत है। परंतु जो 2 नंबर वाला है, तो वो जो है पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, थोड़ा सा गरीब वाला क्षेत्र है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आर्थिक रूप से क्या है, ये लोग पिछड़े वाले लोग हैं। तो जो सरकार है, जाहिर सी बात है उसमें क्या की थी, तो लाइसेंसी व्यवस्था लगाई थी, लाइसेंसी व्यवस्था लगाई हुई थी। तो ये लाइसेंस किसको जल्दी मिलेगा, तो जो व्यक्ति 2 नंबर वाले क्षेत्र में अपना उद्योग खोलेगा, तो उसको लाइसेंस जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 1 नंबर में खोलना है, जहाँ पर पहले से सिस्टम बना हुआ है, तो आपको थोड़ा समय लगेगा, ठीक है ना। यानी इसका मतलब क्या है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं इन पिछड़े क्षेत्रों को आगे लाना चाहती थी कि भाई यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग होंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो फिर क्या होगा, तो देश में समानता की भावना हो पाएगी। सरकार की नीति हुआ करती थी उसमें। इसके अतिरिक्त उन इकाइयों को कुछ रियायतें दी जाती थी। अब देखिए जो व्यक्ति जो 2 नंबर में खोलेगा, जो गरीब क्षेत्र में खोलेगा, आर्थिक रूप से जो पिछड़ गए क्षेत्र हैं, उनमें अगर खोलता है तो उसको क्या मिलेगा, उसको बहुत सारी और भी रियायत मिलेगी। उसको बिजली फ्री मिलेगा, ठीक है, और भी बहुत चीज़ें मिलेंगी। वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने या विविध प्रकार के उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक न हो। उत्पादन बढ़ाने का जो है लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है, ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे लघु उद्योग के बारे में क्या दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है।